दुरान साहब, ये जो अफ़गानिस्तान के हवाले से कहा गया है, इस पर भी आप का मैं कमेंट चाहूँगी। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि ख़ित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम अफ़गान तालिबान के ज़ेर तसल्लुत ज़मीन पर भारतीय प्रॉक्सियों की रोकथाम से मशरूत है, और साथ में कि ग़ज़ब लिल हक़ के तहत अफ़गान तालिबान की ज़ेर कब्ज़ा इलाकों में होने वाली दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ इंटेलिजेंस की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ। आप ये जो टोन तब्दील हुई है पाक अफवाज की, इसको आप किस तरह से देखते हैं? ये क्या आने वाले दिनों में किस बात की ये का इशारा है इसमें? देखिए, ये तो क्योंकि फौज का बयानिया है तो उसमें जो है मिलिट्री टोन तो होगी, वोकैबुलरी भी वैसे ही इस्तेमाल होगी। इसमें हमें हैरान नहीं होना चाहिए। और दूसरा ये है कि वो ज़ाहिर तसल्लुत तो है। इस वक्त अफगान तालिबान की हुकूमत जो है उसको कोई लेजिटिमेसी नहीं है, सिवाय रशिया ने उसको रिकग्नाइज किया है, वो भी उसके अपने रीजन है। लेकिन बाकी दुनिया में उन्होंने ताल्लुकात रखे हैं, लेकिन उनको रिकग्निशन नहीं मिली। और ये तालिबान के लिए जो है वो खास इस मामले में परेशान है और हर एक के साथ ये तकाजा करते हैं कि आप हमारी हुकूमत को तस्लीम करें। ये इनके लिए, तालिबान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। ठीक है, वो इस वक्त मुल्क पर उनका तसल्लुत है, वो अपनी जगह हकीकत है, लेकिन इसका क्या किया जाए कि बाकी जो अफगान हैं या जिससे पहले जो सो कॉल्ड जमहूरियत का दौर कहलाता था, उसके जो लीडर्स हैं वो भागे हुए हैं, वो बाहर अपनी पुरतायुश जिंदगी गुजार रहे हैं। तो और लोगों को जो है उन्हें छोड़ दिया है कि वो मरते जाएं। इस वक्त आप देखो तकरीबन 22 मिलियन अफगान वो इस वक्त भूख और अफलास की उसमें जो है गुजर रहे हैं। उनको इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस चाहिए। और अगर ये नहीं, और ये बढ़ता जा रहा है, और 2026 जो है, ये पिछले 5 सालों में जबकि ये तालिबान का तसल्लुत आता है, उसमें सबसे सख्त साल है। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जो है वो सुकड़ती जा रही है, और ये तमाम चीजें हैं। तो पाकिस्तान ने, और उसमें जो जहाँ तक इसका ताल्लुक है, ये इंडिया की प्रॉक्सिस का है, जाहिर है उसमें टीटीपी भी है, बीएलए वगैरह भी है, ये उनको शय मिल रही है। इंडिया जो है ये इसमें इन्वॉल्व है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि अफगान तालिबान रिजीम जो है वो 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकते हैं। तो ये इतने जो है बड़ा जो पैराफर्नेलिया है टीटीपी का या उसके साथ बीएलए वाले, उनको कैसे संभालते होंगे। तो इसमें बगैर इंडियन फाइनेंशियल असिस्टेंस के हो नहीं सकता, और ये आज का नहीं है। 2007 से जब टीटीपी बनी थी उस वक्त से जारी था, और बीएलए का तो उससे 1 साल पहले से उनका जारी था, और उससे उनके पहले से कायम थे। तो ये इसमें हमें हैरान नहीं होना चाहिए। ये एक सिलसिला है, चल रहा है। इंडिया ने हमें अफगानिस्तान में चैलेंज किया था जब हम यूएस लेड कोalition थी, हमने वो चैलेंज कबूल कर लिया था, और उसको इंडिया को जो है बहरहाल उसके शिकस्त उठानी पड़ी। पाकिस्तान को, जहाँ तक इंडिया का ताल्लुक है, पाकिस्तान को जोग्राफिकल एडवांटेज है। इसी तरह तालिबान को भी पता होना चाहिए जो पाकिस्तान का अपना एडवांटेज है। हाँ, ये अलग बात है कि पाकिस्तान में इस वक्त अगर आप पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक लेवल पे देखें तो पाकिस्तान ने इस वक्त हैंड्स ऑफ पॉलिसी जो है अडॉप्ट की हुई है। वी हैव लेफ्ट अफगान्स ऑन देयर ओन, लीव देम टू देयर ओन डिवाइसेस, ताकि वो अपने ही कोई मसले का हल निकाल सकें। बिल्कुल, वो पहले की तरह का जो फेवरेटिज्म था, इस वक्त पाकिस्तान की पॉलिसी वो नहीं है। कल क्या हो सकता है? हम सियासत पे बात कर रहे हैं, हम डिप्लोमेसी पे बात कर रहे हैं, तब्दीलियां आ सकती हैं। अच्छा, और वो किस किस्म की तब्दीलियां आपके ख्याल में आ सकती हैं? नहीं, मतलब पॉलिसीज में तब्दीलियां आ सकती हैं। ऑफ कोर्स, बातचीत के लिए हवाले से वैसा ये जो ज़ाहिर है कि दहशतगर्दी के हवाले से भी सैयद मोहम्मद अली साहब ने इशारा दिया कि अफ़गानिस्तान, ये खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो गवर्नेंस है उसको बेहतर बनाने के लिए कहा गया है। तो ये गवर्नेंस के हवाले से आपको लगता है कि ये दबाव जो है, एक तरह से दबाव ही हम कहेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है उसके ऊपर उस पर डाला गया है कि आप अगर नहीं डिलीवर करेंगे तो फिर जो है वो कुछ और तब्दीलियां भी आ सकती हैं, नहीं?
देखिए असमा, मैं समझता हूँ कि जो अफगानिस्तान का मसला है सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में मेरी नाक़िस राय में गवर्नेंस से ही हल नहीं हो सकता। गवर्नेंस से बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं और खुद जो कशमकश में थे पीटीआई की जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है कि जी ऑपरेशन में साथ नहीं देंगे वगैरह वगैरह, फेडरल गवर्नमेंट के साथ उनका ताउन नहीं था शुरू के अंदर, तो उसके बाद तो अब तो जीरो टॉलरेंस है जो हमारी अस्करी क़यादत है। देखिए 2021 में जो अमरीकी अफवाज के इनखला के बाद, एक एब्रप्ट इनखला के बाद, ये जो अफगानिस्तान में 20 साल तक ये 42 ममालिक नेटो कंट्रीज लेड बाय द यूएस जो वहाँ पे रहे अमन कायम करने के लिए, चेंज लाने के लिए, फिर उनके लिए ये एक भूली हुई दास्तान हो गया। यानी कि मैं उस वक्त वाशिंगटन में था जब उन्होंने एड्रेस किया पहला जो बाइडन ने, तो उसके अंदर तो उन्होंने अफगानिस्तान का नाम भी नहीं लिया। ऐसा लगा कि 20 साल जैसे हिस्ट्री से मिट गए। हमारे 80,000 लोग उसमें शहीद हुए हैं, सिविलियन सिक्योरिटी पर्सनल, हर जगह पे खून बहा हुआ है, हंड्रेड ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स का हमारी मईशत को नुकसान पहुंचा है। भूली हुई दास्तान क्योंकि यूक्रेन का एक नया महाज खुला हुआ था। तो जो मैं समझता हूं कि उसके बाद $7.5 बिलियन के ये खुद उनको कॉन्ग्रेचुअल रिपोर्ट जो हियरिंग थी उसमें रिपोर्ट सबमिट हुई थी कि $7.5 अरब के वेपन्स जो है वो छोड़ के गए हैं अमेरिकी और जो उनके इत्तेहादी अफवाज थी। तो इसका मतलब है वही BLF इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमारे सिक्योरिटी जराए बताते हैं, खतरनाक किस्म के हथियार। और TTP और जो BLA का है एक तरह से नेक्सस है, और TTP को UN के मुताबिक, UN की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा है कि जो इस वक्त अफगान तालिबान की हुकूमत है वो उनको सपोर्ट कर रही है और असिस्ट कर रही है कि पाकिस्तान पे दहशतगर्द हमले करे। तो मुझे लगता है कि जो पहली सियासी हमारी क़यादत थी जब इनखला के बाद इमरान खान साहब की, उसके दौरान ये एक बात हो रही थी कि जी इनसे बातचीत होनी चाहिए, गुलामी की जंजीरें इन्होंने तोड़ दी हैं वगैरह वगैरह, और चाय का कप, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे इसमें। लेकिन उस वक्त कबाइल के जरगे भेजे गए, अमायदीन भेजे गए, मुफ्तियान भेजे गए, और फिर एक तो हद ये थी कि पश्तून बेल्ट के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इनको बसाया जाएगा, इनकी फैमिलीज को, उसकी कैलकुलेशन हुई। लेकिन कोई करामत बात नहीं हुई क्योंकि शुरू में भी मिसरेड द स्क्रिप्ट कि हम समझ रहे थे कि जो तालिबान जो दोबारा इक़्तिदार में आए हैं ये शायद पहले तालिबान की तरह हैं, उसमें अब धड़े हैं, और वो कंधार हेलमंद के हिबतुल्लाह के जो साथी है वो कदामत पसंद, दूसरे फिर मॉडरेट जो जिन्होंने ये पूरा अमन मुआहिदा किया था दोहा के अंदर, और तीसरे जो हक्कानीज हैं जिनके साथ हमारे बहुत से ताल्लुकात थे। तो मुझे ये लगता है कि इस वक्त हमारी अस्करी क़यादत की जीरो टॉलरेंस है। डिस्पाइट चाइना ने जो है वो सालिसी की कोशिश की, हमने कोशिश की बातचीत से, लेकिन मेरे ख्याल में जो नजरियाती जोड़ है वो TTP का और अफगान तालिबान का, वो मुझे नहीं लगता अलहदा होगा। अच्छा, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ लड़ाई की है। बिल्कुल, ये जो बैरूनी इमदाद से इंतशार फैलाने की कोशिश को सख्ती से निपटा जाएगा, और उसमें कहा जा रहा है सैयद मोहम्मद अली साहब के कश्मीर के अंदर भी TTP के लिंक्स जो हैं वो इस्टेब्लिश हुए हैं, तो क्या इसको उससे भी, उसकी नज़र से भी देखा जाए या सिर्फ इसको खैबर पख्तूनख्वा के और बलूचिस्तान के उसमें देखा जाएगा? डेफिनेटली देखें, जो भारत की कोशिश है कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जाए, ये इस बात का सबूत है कि उनकी सियासी और तज़वीराती लीडरशिप को इस बात का एहसास और इदराक है कि रवायती अंदाज में जिस तरह से उन्होंने हज़ीमत उठाई है हमारे हाथों लास्ट ईयर ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद, तो अब उन्होंने प्रॉक्सी वॉर और दहशतगर्दी का ही सहारा लिया है पाकिस्तान को भी और आज़ाद कश्मीर को भी डिस्टेबलाइज करने के। लेकिन मैं एक क्विक कमेंट करना ज़रूरी समझता हूँ अफ़गानिस्तान के हवाले से। एक बड़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट ये है कि जो अली ख़ामनेई साहब की आखिरी रसूमात हैं, इसमें ईरानी हुकूमत ने न सिर्फ अफगान तालिबान बल्कि जो नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट है अहमद शाह मसूद के साहबजादे, उनको भी मदऊ किया, उनको भी प्रोटोकॉल दिया। और उससे ये साबित होता है कि वो भी अपनी ऑप्शंस ओपन रखना चाहते हैं। और इसमें हमारे पाकिस्तान और ईरान के दरमियान एक कन्वर्जेंस भी है कि हम अब ज़्यादा इंक्लूसिव
اور براڈ بیسڈ انگیجمنٹ چاہتے ہیں، اس لیے دے آر آلسو لوکنگ فار انگیجمنٹ وتھ آل پاور سینٹرز انکلوڈنگ دوز جو کہ افغان طالبان کے مخالف ہیں۔ اچھا، اس میں یہ بھی پوچھ رہا جو آپ نے خیبر پختونخوا کے حوالے سے پہلے بات کی ہے کہ ان کے اوپر گورننس اور اس کو ٹھیک کرنے کی بات ہے، اگر ٹھیک نہیں ہوتی تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ دباؤ ہی ہے جو کہ آپ کی کور کمانڈرز کانفرنس پہ ان پہ ڈالا گیا؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ کی سوچ ہے میری ناقص رائے میں وہ یہ ہے کہ دیکھیے دہشت گردی سے کسی قسم کا کمپرومائز پاسبل نہیں ہے، تو پاک افواج اور انٹیلیجنس اداروں نے تو اپنا کام کرنا ہے، لیکن اگر فیصلہ کن، دیرپا اور مؤثر انداز میں ہم دہشت گردی کے ساتھ ساتھ اس کی وجوہات کا بھی خاتمہ چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ان وجوہات جو کہ سویلین ڈومین میں ہیں، چاہے وہ بیڈ گورننس ہو، چاہے وہ کرمنل نیکسس ہو، چاہے اسمگلنگ ہو، چاہے ڈرگز ٹریڈ ہو، ان کا بھی خاتمہ کیا جائے، تاکہ صرف کائنیٹکلی نہیں بلکہ فائنینشل اور لاجسٹیکل جو سپورٹ بیس ہے اس پورے ایکو سسٹم کا جڑ سے خاتمہ پاسبل ہو سکے۔ بالکل۔ دوران صاحب آپ کیا کہیں گے سر، یہ جو ظاہر ہے کہ ایک رفٹ تو ہے اس وقت ریجن کے اندر، اور ہم دیکھ رہے ہیں افغانستان ہو یا ایک ڈپلومیسی کی بات ہو رہی تھی یا سالسی کی بات چائنا نے کی کوشش جو ابھی ویسا بتا رہے تھے، اور لیکن ایران نے بھی پیشکش کی کہ ہم بھی بات کروا سکتے ہیں۔ اب یہ جو انکلوسیونیس کی طرف وہ گئے ہیں، یا وہاں پہ احمد شاہ مسعود کے صاحبزادے وہاں پہ پہنچے، ان کو بڑا وارملی ویلکم کیا گیا، اس کو آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ کیا واقعی ایران کوئی ثالثی کی پیشکش کر سکتا ہے آئندہ بھی؟ دیکھیے، ایران اور پاکستان کا بہرحال اس معاملے میں کافی عرصے سے، بلکہ طالبان کے آنے سے پہلے سے ہی مذاکرات جو ہے فارن آفس لیول پہ جاری تھے، اور اس کے بعد جب طالبان آ گئے ہیں تو پھر اور یہ بڑھ گیا تھا سلسلہ۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس وقت جو میں نے پہلے عرض کیا، پاکستان کی پالیسی یہ ہے کہ لیو دا افغانس ٹو دیئر اون ڈیوائسز۔ ہم نے اپنے جو ہے نا ہاتھ و پاؤں سب جلائے ہیں پچھلے 47 سالوں میں، اس لیے بہتر یہ ہوگا کہ ہم اس کو جو ہے ان کو افغانوں کو چھوڑ دیں، وہ اگر وہ اتحاد بنا سکتے ہیں، کوئی چینج لا سکتے ہیں، ہمارے لیے ٹھیک ہے، قابل قبول ہونا چاہیے۔ آخر ہم نے یہ دیکھ لیا، سو کالڈ دیز طالبان، ہم سمجھتے تھے کہ وہ تبدیلی آ گئی ہے اور انہوں نے غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں۔ آپ نے دیکھا، ہم نے اس کو یہ بہت بڑی غلطی تھی، ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ افغان طالبان دوست ہے، یہ بالکل بہت بڑی غلطی۔ ملا برادر آپ کی جیل میں 8 سال تھا، وہ کہاں سے آپ کا دوست ہوگا؟ مولا سلام ظہیر جو ہے وہ آپ کی جیل میں تھا، ادھر سے پھر گوانٹانامو بے میں چلا، وہ آپ کا کیسے دوست ہوگا؟ اس کی کتاب اگر آپ دیکھیں گے، جس طرح کا زہر وہ گلتا ہے، یا سبسیکوینٹلی وہ جس طرح کے بیانات اور زہریلے بیانات دیتے، کیسے دوست ہوں گے؟ تو اس لیے ہم نے خود یہ ہماری غلطیاں تھیں، ہمیں اپنی غلطیوں کا ازالہ کرنا چاہیے، لیکن یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم افغانستان کے ساتھ ایک بہرحال سمبیوٹک ریلیشن شپ ہے، اس کو خراب نہ کریں۔ لوگ جو ہیں وہ افغان لوگ بہرحال وہ پاکستان پہ ڈیپینڈنٹ ہیں، یہ ہمارے لیے ایک اسٹرینتھ بن سکتا ہے، اس لیے ہمیں اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ٹریڈ جو ہے وہ بالکل بند کر کے ہم نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا ہے۔ فائنانس منسٹر نے خود ایڈمٹ کیا ہے کہ ہماری جو ایکسپورٹس کم ہوئی ہیں اس کی وجہ افغانستان سے ہماری ٹریڈ بند ہے۔ خالی افغانستان ہی نہیں، سینٹرل ایشیا کے ساتھ بھی آپ کی ٹریڈ بالکل بند ہو کے رہتی ہے۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹس جو وہاں سے آتے تھے، یا میڈیکل جو اس کے لیے جو لوگ ٹریٹمنٹ کے لیے آتے تھے، یہ ہمارے ہی ہسپتال جو تھے، جو پرائیویٹ ہاسپٹل تھے، ان کے سر پہ چل رہے تھے۔ کوئٹہ، پشاور میں تو ہسپتال اب خالی ہو کے رہ گئے ہیں پرائیویٹ، یہ کراچی اور اسلام آباد تک بھی سارے مریض آتے تھے، میں تو اس کا آئی وٹنس ہوں اور دیکھتا ہوں۔ تو اس لیے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمیں سلیکٹو ہونا پڑے گا افغانستان کے کانٹیکس میں، کہ کہاں ہم نے جو ہے سختی کرنی ہے اور کہاں پہ ہم نے جو ہے اس میں نرمی کا مظاہرہ کرنا ہے۔ یہ ایک اس کا ملا جلا امتزاج جو ہے وہ ہمارے اس کی طرف ایک ہمیں آپٹیمل ریزلٹس دے گا۔ میں کامیابی کی بات بالکل نہیں کر رہا، صرف آپٹیمل ریزلٹس دے گا، اور اٹس اے لانگ ہال۔ یہ ہم 47 سال سے بھگت رہے ہیں، اور ہمیں یہ جو ہے وی ہیو ٹو گو بیک ٹو دا ڈرائنگ بورڈ کہ ہم نے کیا غلطیاں کی اور ان غلطیوں سے ہمیں کیا سبق حاصل کرنا چاہیے۔ بالکل۔